दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार की टर्न अराउंड स्टोरी की। बिहार के हर कोने में इंडिया के एंशिएंट सिविलाइजेशन इतिहास की ग्लोरी है जिसे हमें सेलिब्रेट करना था। पर आज बिहार को पॉवर्टी, बैड गवर्नेंस और लॉलेसनेस से एसोसिएट किया जाता है। वो बिहार जिसे क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहा गया और जिसने हमें अशोका जैसे चक्रवर्ती सम्राट, वर्ल्ड रिनोन्ड सेंट्स जैसे गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीर और ग्रेट स्कॉलर्स जैसे कौटिल्य, आर्यभट्ट और पनीनी दिए, वो कैसे पॉवर्टी और इम्पोवरिशमेंट की तरफ चला गया, ये एक अहम सवाल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिविलाइजेशनल मार्वल का डाउनफॉल कैसे हुआ, क्यों बिहार जंगल राज और अंडर डेवलपमेंट का सिंबल बना। साथ में हम ये भी देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि बिहार अपने सिविलाइजेशनल ग्रेटनेस को रिवाइव करने के रास्ते में है, जिसे स्कॉलर्स साइलेंट ब्रेक थ्रू कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार की एंशिएंट ग्लोरी, उसकी डाउनफॉल और उसके टर्न अराउंड की कहानी और कारणों को। दोस्तों बिहार की कल्चरल और एंशिएंट हिस्ट्री कमाल की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डाउनफॉल के बाद गंगा वैली नया सेंटर ऑफ ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी बना, जिसके चलते ही बिहार में कई प्रॉस्परस किंगडम्स इमर्ज हुए। दुनिया के एंशिएंट सिविलाइजेशंस मेनली फर्टाइल रिवर वैलीज के अराउंड होते थे, क्योंकि वहां उनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर की ग्रोथ काफी अच्छी थी। साथ में गंगा वैली से ही इंडिया का मेजर ट्रेड रूट उत्तरापाथा भी गुजरता था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सेंट्रल एशियन सिल्क रूट के थ्रू यूरोप से कनेक्ट करता था। यहां से इंडिया यूरोपियन एम्पायर्स के साथ सदियों तक स्पाइसेस का ट्रेड करता रहा, गोल्ड और सिल्वर के बदले, और इसलिए वो सोने की चिड़िया भी कहलाया। इसलिए इस ट्रेड रूट में लोकेटेड तक्षशिला, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक, कल्चरल और पावर सेंटर्स भी बने। इन्हीं कारणों से बिहार में इंडिया का सबसे प्रॉस्परस महाजनपदा मगध का भी उदय हुआ, जहां बाद में कई पावरफुल किंगडम भी आए। इसमें सबसे पहले था नंदा डायनेस्टी, जिसकी ताकत की खबर सुनकर अलेक्जेंडर की सेना ने इंडिया में कदम रखने से मना कर दिया था। बाद में यहीं पर मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ, जिसके एक रूलर थे अशोका द ग्रेट। उन्होंने इस एम्पायर को अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और कश्मीर से लेकर कर्नाटका तक एक्सपैंड किया। बाद में गुप्ताज ने भी पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया, जिनके रूल को कई हिस्टोरियंस गोल्डन एज कहते हैं। किंगडम्स के अलावा इंडिया के सबसे प्रसिद्ध एंशिएंट यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा और विक्रमशिला भी बिहार में थे। इन सब के बावजूद बिहार ने एक मेजर डाउनफॉल देखा। आइए हम इस डाउनफॉल को समझते हैं। जब हम मॉडर्न डे बिहार की बात करते हैं तो हमें उसकी एंशिएंट ग्लोरी सिर्फ एक कहानी की तरह लगती है। इनफैक्ट बिहार को इंडियन इकोनॉमिस्ट आशीष बोस ने बीमारू स्टेट्स में से एक बताया था, क्योंकि इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल पैरामीटर्स पर उसकी रैंकिंग काफी नीचे रहती है। 2019 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की माने तो बिहार की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में सबसे कम है। इनफैक्ट बिहार कई अफ्रीकन कंट्रीज जैसे नामीबिया, घना और केन्या से भी पीछे है। इसके अलावा बिहार में इंडिया का लोवेस्ट लिटरेसी रेट और लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम भी है। आज भी यहाँ 33% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जबकि नेशनल एवरेज 22% है। बिहार के बैकवर्डनेस का डिसएडवांटेज सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं बल्कि पूरे इंडिया को होता है। इंडिया की HDI रैंक 131 है और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत इस पुअर परफॉर्मेंस में बिहार के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का मेजर रोल मानते हैं। आइए अब समझते हैं कि इस डाउनफॉल के कारण क्या है। दोस्तों जनरली बिहार के डाउनफॉल के लिए पॉलिटिक्स या बैड गवर्नेंस को ब्लेम किया जाता है, लेकिन इन रियलिटी इसके कई डीप रूटेड और हिस्टोरिकल रीजंस है। सबसे पहला कारण है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ब्रिटिशर्स की इररिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज जैसे जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट ने बिहार को काफी नुकसान पहुंचाया। परमानेंट सेटलमेंट ने टैक्स रेवेन्यू को फिक्स कर दिया, यानी कि हर साल गवर्नमेंट सेम अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करेगी, भले ही एक्चुअल आउटपुट बढ़ा हो या नहीं। इससे एग्रीकल्चर में दो तरह के प्रॉब्लम्स आए। पहला ये कि ब्रिटिशर्स द्वारा फिक्स टैक्स रेवेन्यू काफी हाई था, जिसे पे करने के बाद किसानों के पास री इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स ही नहीं बचते थे। कई बार टैक्स पे करने के लिए किसानों को मनी लेंडर से भी हाई इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ता था और वो डेट में चले जाते थे। इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू ना दे पाने पर जमींदार अपनी जमींदारी राइट्स खो देते थे, इसलिए वो किसानों को एक्सप्लॉइट करके रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। जमींदारों ने भी एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट और ओवर एक्सप्लॉइटेशन के चलते बिहार का एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हो गया। जमींदारी सिस्टम ने बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को भी जन्म दिया।
जमींदारी ट्रेडिशनल लैंड ओइंग कास्ट को ही मिलती थी, जो लोअर कास्ट किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे। ब्रिटिश राज में जमींदार काफी पावरफुल हो चुके थे, जिनका इन्फ्लुएंस ब्यूरोक्रेसी में भी था। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद बिहार ने लैंड रिफॉर्म्स तो किए, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इसी फेलियर ने मॉडर्न बिहार में कास्ट वायलेंस, कास्ट पॉलिटिक्स और नक्सलिज्म को भी जन्म दिया, जिसने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स को खराब किया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के अंडर बंगाल इंडिया का सबसे पुअरली फंडेड प्रोविंस था, जिसके अंडर बिहार और उड़ीसा भी थे। मुखर्जी एंड मुखर्जी के हिसाब से बंगाल की फंडिंग बॉम्बे प्रोविंस की 1/4 थी और मद्रास की हाफ थी। इसने भी बिहार के डेवलपमेंट को रोक दिया। इस तरह ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंस के वक्त ही बिहार को इंडिया का वन ऑफ द पूरेस्ट रीजन बना दिया था। अब सवाल यह है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी बिहार की खराब स्थिति सुधरी क्यों नहीं? आइए जानते हैं। बिहार ने 70 सालों में 40 सरकारें और 23 सीएम देखे हैं। एक सीएम का एवरेज टेन्योर 1.5 ईयर्स था। इस इंस्टेबिलिटी के चलते गवर्नमेंट पॉलिसीज में और इंप्लीमेंटेशन में डिसकंटिन्यूटी रही। स्टेट पॉलिटिक्स के अलावा नेशनल पॉलिसीज और पॉलिटिकल मोटिव्स भी बिहार के बैकवर्डनेस का कारण बने। 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने इंडिया के हर स्टेट में मिनरल रिसोर्सेज के प्राइस को सेम कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना भी हो, रॉ मटेरियल का प्राइस ऑल ओवर इंडिया चेंज नहीं होगा। बिहार एक मिनरल रिच स्टेट था और अल्फ्रेड वेबर के इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी के हिसाब से इंडस्ट्रीज को बिहार में सेटअप होना चाहिए था, ताकि वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सके। लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इररिलेवेंट बना दिया और अब इंडस्ट्रीज कहीं पर भी सेटअप हो सकती थी। यानी जिन इंडस्ट्रीज को बिहार में सेटअप होना था, वो कोस्टल स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में सेटअप हुए, जहां से गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इजी था। बिहार जो एक लैंडलॉक स्टेट है, वो अपने मिनरल रिसोर्स बेस का फायदा ही नहीं उठा पाया। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को बिहार के बैकवर्डनेस का मेजर कारण माना है। बिहार के अंडर डेवलपमेंट में पेटी पॉलिटिक्स का भी हाथ है। 1998 के फाइनेंस मिनिस्टर के एडवाइजर मोहन गुरुस्वामी कहते हैं कि बिहार को सालों तक सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइट किया गया और उसे सेंट्रल फंड से डिप्राइव किया। बिहार में दशकों तक रीजनल पार्टीज का इन्फ्लुएंस रहा, जिसके चलते सेंटर ने फंड्स अक्सर उस स्टेट को दिए जहां सेंट्रल रूलिंग पार्टी की सरकार रही। गुरुस्वामी के हिसाब से बिहार ने कम से कम 80,000 करोड़ का ग्रांट्स में शॉर्टफॉल देखा है और वो इसे इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन ऑफ बिहार कहते हैं। इन कारणों से इंडिपेंडेंस के बाद भी बिहार एक इंडस्ट्रियली बैकवर्ड, बेयरली अर्बनाइज्ड और सोशली अंडर डेवलप्ड स्टेट रहा। इसलिए 1990s में जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, तब बिहार बाकी स्टेट से कंपीट नहीं कर पाया। लिबरलाइजेशन ने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे बिहार के लिए फ्री कंपटीशन को अनफेयर बनाया और कंडीशन और ज्यादा खराब हुई। फॉर एग्जाम्पल 1981 में बिहार का पर कैपिटा इनकम नेशनल लेवल का 60% था, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद ये घटकर 35% हो गया। 1950s में ऑल इंडिया और बिहार के लिटरेसी रेट में सिर्फ 4% का अंतर था, लेकिन अगले 50 सालों में ये 4 गुना बढ़कर 17% हो गया। इसके अलावा 2000 में बिहार का बिफिरकेशन हुआ और झारखंड बना, जिसके चलते बिहार का पूरा इंडस्ट्रियल बेस और मिनरल रिच रीजन ऑफ छोटा नागपुर भी चला गया। बिहार के 85% सर्टिफाइड मिनरल डिपॉजिट्स और 93% फॉरेस्ट रिसोर्सेज अब झारखंड में थे। लेकिन कई सालों के अंडर डेवलपमेंट के बाद पिछले 15 सालों में बिहार ने कुछ ऐसा अचीव किया है जिसे लोग बिहार का टर्न अराउंड या साइलेंट ब्रेक थ्रू कह रहे हैं। आइए देखते हैं क्यों। दोस्तों, इस ब्रेक थ्रू में बिहार के रिवाइवल की स्टोरी है, जिसका सबसे बड़ा सबूत उसका फिनोमिनल ग्रोथ रेट है। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के हिसाब से उसका ग्रोथ रेट 10.3% था, एज कंपेयर टू जस्ट 7% नेशनल एवरेज। बिहार ने इन डबल डिजिट ग्रोथ को ऑलमोस्ट 1 डिजिट तक सस्टेन किया और उड़ीसा जैसा कोस्टल स्टेट भी उसकी ग्रोथ रेट को मैच नहीं कर पाया। अरविंद विरमानी कहते हैं कि बिहार की ग्रोथ में 6 सेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें कम्युनिकेशन का ग्रोथ रेट 27.5% है, कंस्ट्रक्शन का 21.8% और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का 19.4%। बिहार ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ही सोशल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया है। 2001 से 2011 के बीच बिहार का लिटरेसी रेट 17% से बढ़ा है।
फीमेल लिटरेसी भी 18% से बढ़ी है। इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जैसे प्रॉब्लम्स को भी बिहार सक्सेसफुली टैकल कर रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खराब थी कि इसे जंगल राज कहा जाने लगा था। लेकिन द बिहार ब्रेक थ्रू में राजेश चक्रवर्ती कहते हैं कि 2004 से 2008 के बीच बिहार में डकैतीज और रॉबरीज आधी और किडनैपिंग की घटनाएं 400 से घटकर 66 हो गई हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिहार के इस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या कारण है। अपनी किताब द न्यू बिहार में एनके सिंह कहते हैं कि बिहार की टर्न अराउंड की शुरुआत 2005 में नीतीश कुमार के चीफ मिनिस्टरशिप से हुई, जब कई फंडामेंटल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। गुड गवर्नेंस इसमें सबसे पहला कदम था। बिहार गवर्नमेंट ने एम्पावरमेंट विद मॉनिटरिंग की स्ट्रैटेजी को अपनाया, जिसके तहत टॉप और मिडिल लेवल ब्यूरोक्रेसी को एम्पावर कर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम से डील करने के लिए फ्री हैंड दिया गया। साथ में डिसीजन मेकिंग पावर्स को डेलीगेट किया गया। फॉर इंस्टेंस, पहला 25 लाख से ऊपर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए होता था, लेकिन अब 10 करोड़ तक के एक्सपेंडिचर को मिनिस्टर्स अपने डिस्क्रिशन से सैंक्शन कर सकते थे। इस इंक्रीज पावर का मिसयूज ना हो, इसलिए एम्पावरमेंट के साथ मॉनिटरिंग को भी बढ़ाया गया। फॉर एग्जाम्पल, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स की सीएम के साथ फोर्टनाइटली रिव्यू मीटिंग्स होती थी। प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए ई गवर्नेंस और न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ। ब्यूरोक्रेसी के पास पावर आने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया और लोकल गूंस एंड मिलिशियास को कंट्रोल किया गया। अगला रिफॉर्म था इंटीग्रेटेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इसके अंडर गवर्नेंस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन पर खास ध्यान दिया गया। गवर्नमेंट ने एनर्जी एंड कम्युनिकेशन इंफ्रा को इंप्रूव किया और वहां कई नए नेशनल और स्टेट हाईवेज बनाए। इसके साथ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, जिसका डायरेक्ट आउटकम था बिहार में सोशल इंडिकेटर्स का इंप्रूवमेंट। अगला रिफॉर्म था फिस्कल प्रूडेंस, यानी बजट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। प्रोफेसर सुदीप्तो मुंडले कहते हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंस मैनेजमेंट को काफी सुधारा और सही जगह इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, 2004 से 2005 में बिहार का कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 8% था, जो 2006 से 2007 में 20% से ज्यादा हो गया। डेवलपमेंटल स्पेंडिंग 39% से 52% तक बढ़ गई और गवर्नमेंटल स्पेंडिंग बढ़ने के बाद भी बिहार का फिस्कल डेफिसिट घटकर 6% से 3% हो गया। अगला चेंज था राइज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के चलते बिहार के बिजनेसमैन अक्सर एमपी और छत्तीसगढ़ चले जाते थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट के बाद बिहार डायस्पोरा ने स्टेट में वापस इन्वेस्ट करना शुरू किया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बिहार में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का राइज हुआ, लैंड प्राइसेस बढ़े और रियल एस्टेट डेवलप हुआ। बिहार में फ्लाईओवर्स और मॉल्स भी इसी दौर में आए। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो बिहार की सर्विस सेक्टर जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस और हॉस्पिटैलिटी को भी बढ़ावा मिला। आखिरी रीजन है ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिसीज। बिहार में कई पॉलिसीज लाई गई जिसने बिहार को रिफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल, हर घर बिजली योजना। इस योजना ने बिहार में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को 112 पर किलोवाट आवर से बढ़ाकर 360 किलोवाट आवर किया। फार्म रिफॉर्म्स की वजह से लास्ट 5 इयर्स में बिहार का एग्रीकल्चर 7% पर ग्रो हुआ, जब ऑल इंडिया ग्रोथ सिर्फ 2% पे था। आईटी सेक्टर के प्रमोशन के लिए राजगीर में आईटी सिटी और बिहटा में आईटी पार्क बनाने के भी इनिशिएटिव्स लिए गए और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 में आईटी के अलावा फूड प्रोसेसिंग और गारमेंट इंडस्ट्री पर भी फोकस है। दोस्तों, इस टर्नअराउंड के बाद भी बिहार हैज अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि आज भी बिहार के सोशल इंडिकेटर्स काफी पुअर हैं। इसके अलावा आज भी बिहार में इंडस्ट्री के नाम पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। इस फिगर से पता चलता है कि इवन अमंग्स डेवलपिंग स्टेट्स बिहार में रोड कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन की स्थिति काफी खराब है। इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु के हिसाब से हाई ग्रोथ रेट के बाद भी पॉवर्टी रेट में बदलाव नहीं हुआ है। इनफैक्ट पिछले 5 से 7 सालों में बिहार में गरीबों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसके बाद भी बिहार के फ्यूचर के टुवर्ड्स ऑप्टिमिस्टिक होने के कई कारण हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं कि पाटलिपुत्र में एक समय वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कटिंग एज मैथमेटिक्स, रूल ऑफ लॉ, रिमार्केबल सिस्टम ऑफ फ्री पब्लिक हेल्थ केयर था और बिहार गुड गवर्नेंस का एक मिसाल था। ये एक इंस्पिरेशन है। अगर बिहार इस इंस्पिरेशन का सही इस्तेमाल करेगा तो आने वाले समय में बिहार की टर्न अराउंड स्टोरी इतिहास के पन्नों में एक बड़ी मिसाल बन के उभर सकती है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस बारे में कि क्या बिहार की टर्न अराउंड स्टोरी कंप्लीट हो पाएगी
और ऐसे कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जिसको लेके बिहार अपनी पुअर गवर्नेंस और अपने डिफरेंट इंडिकेटर्स को इंप्रूव कर सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।